हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 6 ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन से हमने काफ़ी सारे हमने ट्रेड यूनियन में देखा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उन कुछ टॉपिक्स को हमने कवर भी किया लास्ट सेशन में। अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल. Whenever you are going on YouTube and searching edutainment, you'll find my channel. And अगर आपको फिर भी कोई एडुटेनमेंट पे हो सकता है कि कई सारे चैनल निकल के आए, तो आप स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। ये उनके लिए जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर पहली बार किसी के रिकमेंडेशन से आ रहे हैं, राइट। आपके लिए ये सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। एग्जाम के जो एक्सटेंड डेट थी 30, पहले 20 थी, फिर 20 से 30 मई कर दिया गया था। अब एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो उसके फिलिंग डेट भी खत्म हो चुकी है। अब करेक्शन डेट आ चुकी है, करेक्शन भी आप कर सकते हैं, करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। तो जिन जिन को लगता है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन की जरूरत है तो आप वो करेक्शन भी कर लीजिए। उसके बाद अब जो नेक्स्ट आएगा फेज वो आपका आएगा आपका फेज आएगा एग्जाम का। एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। जिससे वो प्रिपरेशन कैसे होगी, जब आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रेगुलर क्लासेस लेंगे एंड अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज एज वेल, राइट। अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पे तो हमने यूनिट 6 कंप्लीट हमारा होने वाला है। यूनिट 1 to 5 कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के भी बहुत सारे सेशंस लिए हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज देखिए जाकर के, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेड, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही, क्योंकि क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस है एंड उन क्वेश्चंस के बेसिस पे नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी होता है। लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम पूछते हैं, कभी कभी तो एज इट इज पूछते हैं, राइट। आपको फोकस्ड रहना है क्योंकि अभी एग्जाम के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रह गया है। आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ मोटिवेटेड रह करके आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, पढ़ाई को जारी रखना है। ये सारे ही टॉपिक्स जो हमने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, लास्ट सेशन में हमने बात किया था द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 की बात की थी हमने। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है इस सेशन को तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो हेडलाइन आपने देखा, जो टॉपिक देखा, वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछ लिया जाता है। उसके अंदर आपके बेस को समझना है, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, राइट। वो सारे प्रोसेस को भी देखना है आपको। आज बात करेंगे हम इनैक्टमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रॉयल कमीशन ऑन लेबर। रॉयल कमीशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में। ट्रेड यूनियनिज्म ड्यूरिंग 1935 एंड 47 हम देखेंगे जो भी अगले 5-10 मिनट के अंदर देखेंगे। ट्राइपोटाइट कंसल्टेशंस क्या है ये देखेंगे। ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्या कंडीशन था, क्या रहा, सब कुछ ओके। आई गेस इसकी 2 क्लासेस और लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है चैप्टर को, क्योंकि हमें एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज पे भी फोकस करना, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो हम जल्दी जल्दी समझते हुए अच्छे से चैप्टर्स को खत्म करेंगे एंड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते रहेंगे। Enactment of the Trade Unions Act 1926. The Trade Unions Act 1926 gave legal status to the registered trade unions and conferred on them and their members a measure of immunity from civil suits and criminal prosecutions. The act also led to enhancing their positions in the minds of employers and the general public. This act was an important landmark in the history of trade union movement in India. It gave a fillip to the trade union movement in India by 1929. The number of trade unions registered under the Trade Unions Act 1926 came to 87 with the membership of
1,83,000. It is worth nothing that the failure of the Bombay textile strike of 1929 and the economic depression of 1929 to 33 brought a lull in the trade union activity. At the same time, the attitude of workers got hardened and militancy in trade unionism began in India. तो क्या कह रहे हैं कि जब इनैक्टमेंट हुआ था ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का, तो किस तरह से हुआ था? तो क्या कह रहे हैं, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 गेव लीगल स्टेटस टू द रजिस्टर्ड ट्रेड unions in conferred and on them and their members a measure of immunity from civil suits and criminal prosecutions. So जो ये एक्ट आया 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसने उसके तहत क्या हुआ देखने को मिला कि ट्रेड यूनियंस को एक लीगल एक लीगली एक्सेप्ट किया गया, लीगल रजिस्ट्रेशन मिला उनको, लीगल स्टेटस टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, मतलब उनको लीगली एक्सेप्ट किया गया, राइट? ट्रेड जिस तरह से उन्होंने ट्रेड यूनियन के तौर पे रजिस्ट्रेशन किया खुद का, मतलब एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसको लीगल एक्सेप्टेंस मिला कब और किस एक्ट के थ्रू? दैट वाज इन 1926 इन ट्रेड यूनियंस एक्ट. ऑलराइट, सो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए उस टाइम. आपको मैं एक समरी में समझा रही हूँ कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए उसके अंदर. जो चीजें एज अ लेबर जो पीड़ा थी, जो पेन था, कहीं ना कहीं लैक था उनके वर्क कल्चर में, इनके एनवायरमेंट में, वर्कर्स की जो लाइफस्टाइल थी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका कल्चर था, जो एटमॉस्फियर था, उन सब में चेंजेस देखने को मिला. जो कि कहते हैं कि जो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक आया पहला 1929 में, 1929 में जो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक था, उसमें क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि डिप्रेशन का लेवल, डिप्रेशन किस तरह से अमंग दी वर्कर्स फैल गया था, कि किस तरह से चीजों को ठीक किया जाए, क्या एक्ट होने चाहिए, किस तरीके से इसको लीगल एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, लीगली एम्प्लॉयर बाउंडेड हो कि वो वेलफेयर की बात करें एम्प्लॉयज के, और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के साथ काम करें. तो ये सारी चीजें 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू हुआ. रॉयल कमीशन ऑन लेबर देखेंगे क्या कह रहे हैं इसमें. The government pursued a policy of reform and repression in 1928. The Royal Commission on Labour was appointed with the H. Whiteley as the chairman. So जो रॉयल कमीशन था, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, वो was appointed with the H. Whiteley as the chairman. तो जो रॉयल कमीशन के चेयरमैन थे वो कौन थे? H. Whiteley थे. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉयल कमीशन के who is the chairman of the Royal Commission on Labour? So then you can answer that H. Whiteley was the chairman of the Royal Commission on Labour, right? Whiteley as the chairman and the Sri N.M. Joshi and Diwan Chaman Lal as members. और उसमें चेयरमैन कौन था? वो थे वाइटली एंड H. Whiteley थे. और उसके मेंबर्स कौन थे? रॉयल कमीशन ऑन लेबर के मेंबर्स कौन थे? तो मेंबर्स थे एन एम जोशी एंड दीवान चमन लाल was were as the members. The terms of reference of the commission were to inquire into the report on the existing of labor in industrial undertakings and plantation in British India, on the health, efficiency and the standard of living of the workers, and on the relations between the employers and the make recommendations. So रॉयल कमीशन के अंदर क्या इंक्वायरी की गई? तो उसका एक तरह से रॉयल कमीशन के अंदर ये चीजें देखने को मिली कि इनको उसपे एक तरह से उसपे इंक्वायरी की गई कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशनशिप क्या है, क्या वेलफेयर का लेवल है वर्कर्स के लिए, कितना वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके रिलेशनशिप को देखा गया, उनके रिलेशनशिप की इंक्वायरी की गई कि क्या वेलफेयर लेवल, उनकी जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स क्या था, वर्कर्स की जो स्टैंडर्ड लिविंग था, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, वो क्या था, किस लेवल का था, अच्छा था, बुरा था. तो उनके वेलफेयर की बात की गई, उनके रिलेशनशिप की बात की गई बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. किस कमीशन के थ्रू? रॉयल कमीशन ऑन लेबर के थ्रू. द मॉडरेट्स लेड बाय एन एम जोशी, वी वी गिरी, बी शिवा राव, आर आर बखाले
and Diwan Chaman Lal seceded from the AITUC and formed the All India Trade Union Federation. So like आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कौन चेयरमैन थे? तो AITUF फेडरेशन के कौन से थे चेयरमैन, आपको बताना है, आपको एक बार देखना है राइट क्वेश्चन में। आप एक बार फाइंड करने की कोशिश करिए कि थ्योरी से किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ट्रेड यूनियनिज्म मैं आपको बताऊंगी भी आगे। ट्रेड यूनियनिज्म ड्यूरिंग 1935-1947, जो ट्रेड यूनियन का जो काल था, जो जो पीरियड था 1935 से 1947 के बीच में देखेंगे, it was felt that the split in the AITUC had affected the solidarity of the trade union movement and considerably weakened organized labor and its power of collective bargaining. Realizing the importance of unity, the Railwaymen's Federation took initiative to unify the All India Trade Union Congress and द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, तो यूनिफाई किया गया, मतलब उनको यूनिटीफाई किया, मतलब जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन था, दोनों को कंबाइन कर दिया गया एक तरह से। आप इस लाइन को समझेंगे। इट वॉज फील्ड दैट अ स्प्लिट इन द AITUC हैड अफेक्टेड द सॉलिडेरिटी ऑफ द trade union movement and considerably weakened organized labor and its power of collective bargaining. Realizing the importance of unity, realize अब किया गया कि importance किसकी, unity की, किस unity की? The Railways Federation took initiative to unify, मतलब जो रेलवे फेडरेशन था उसने एक इनिशिएटिव लिया कि उनको कि यूनिटीफाई किया जाए, किसको? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एंड दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन को। सो क्वेश्चन आया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए दीवान चमन लाल। ओके, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे, एक बार देख लेते हैं। चेयरमैन थे, राइट, चेयरमैन थे। तो चेयरमैन थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, कौन थे? दीवान चमन लाल। इनको क्या बोला था? ये फर्स्ट चेयरमैन थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। आई एम सॉरी, ये इसके ठीक है, प्रेसिडेंट कौन था? चेयरमैन थे दीवान चमन लाल और इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। तो आपको ये क्वेश्चन से कंफ्यूज कर सकता है, जैसे अभी कंफ्यूज किया है, राइट। तो चेयरमैन और प्रेसिडेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग थे। इसके जो चेयरमैन थे दीवान चमन लाल थे AITUC के, और इसके प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन आया था, आगे आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी अगर सेम क्वेश्चन एज इट इज ना पूछे, चांसेस है कि एज इट इज पूछ दे, लेकिन अगर एज इट इज नहीं पूछता है तो मे बी वर्ड्स की जो लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। सो हमेशा आप देखेंगे कि क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं, कभी एज इट इज होते हैं, कभी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है, और बाकी कुछ न्यू क्वेश्चन के भी फॉर्मेशन होते हैं, वो आप ऊपर समझ जाएंगे जब एक बार अगर आप पहली बार अपीयर करने जा रहे हैं UGC नेट किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपीयर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है UGC नेट। नेक्स्ट जब देंगे आप एग्जाम, तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। In 1931, the Trade Union Unity Committee was formed to bring AITUC and AITUF together. Alternatively, a both with a new name was proposed. दोनों को combine करने के बाद क्या नया नेम आया था? Thus, the National Trade Union Federation was established in 1933. Geary proposals for unity were agreed upon.
according to which questions of strike and political resolutions would be decided by the majority of the central organization, and no foreign affiliation would be sought. Finally, the National Trade Union Federation merged itself with the AITUC in April 1938 at Nagpur. The attainment of unity was major achievement of this period. क्या कह रहे हैं कि AITUC एंड AITUF दोनों मर्ज हो गया था कौन सी ईयर में 1938 में एट नागपुर, और वो उस टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट था. दोनों को मर्ज करना was the big achievement at that period of time. Tripartite consultations क्या है देखेंगे. In the year 1942, the government decided to set up a tripartite machinery as a national counterpart of the international labor organizations for discussion on labor matters. In the beginning, separate conferences were held with representatives of the organizations of employers and employees. Later, it was decided to have a joint confederate conference of the representative of the government, employees and employers. The first Indian Labour Conference was held in न्यू दिल्ली. जो पहला लेबर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस था वो कब हुआ था? वो हुआ था कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था. कब हुआ था? 1942 में हुआ था. The first National Labour Conference was held in New Delhi in August 1942. It consisted of 22 representatives of central and provincial governments and 11 representatives of each of the employers and employees organizations. So ये जो पहला कॉन्फ्रेंस था फर्स्ट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था. कब हुआ था? 1942 में हुआ था. और इसके मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव थे इसके कौन थे? 22 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे. 22 रिप्रेजेंटेटिव थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के, एंड 11 रिप्रेजेंटेटिव थे एम्प्लॉयज के और 11 थे एम्प्लॉयर के. मतलब 11 ईच थे. 11 एम्प्लॉयज के एंड 11 एम्प्लॉयर्स के थे. राइट. तो 11 22 और 22 ये 44, मतलब 44 रिप्रेजेंटेटिव थे उस मीटिंग में. पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ट्राइपेटाइट कंसल्टेशन के अंदर. ट्राइपेटाइट बॉडी होती क्या है? ट्राइपेटाइट का मतलब जहां पे गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर होता है. ठीक है. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज तो होते हैं प्लस गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. तो जहां पर तीनों लोग मिलते हैं, तीनों बॉडीज मिलती हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं ट्राइपेटाइट. सो एक ट्राइपेटाइट कंसल्टेशन था किसका? द फर्स्ट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का. ओके. नेक्स्ट. It was decided that the conference should meet once every year and और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो हर साल एक बार होगा. एंड अ स्टैंडिंग लेबर कमिटी वाज आल्सो सेट अप कंसिस्टिंग ऑफ 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स. सो उसमें क्या डिसाइड किया गया कि हर साल एक बार, साल में एक बार एटलीस्ट ये कॉन्फ्रेंस होगा. और उसमें मेंबर्स कितने रहेंगे, कितने मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी रहेगा उस कॉन्फ्रेंस में? कम से कम 10 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए गवर्नमेंट के साइड से, 5 होने चाहिए वर्कर्स के साइड से और 5 होने चाहिए एम्प्लॉयर के साइड से. तो 10 गवर्नमेंट, 5 एम्प्लॉयर एंड 5 एम्प्लॉयज. तो वहां पे टोटल 20 पीपल एटलीस्ट होने चाहिए इन अ कॉन्फ्रेंस. वो कॉन्फ्रेंस जो कि साल में एक बार होना है कम से कम. Okay. In 1946, the government conducted verification of the membership of the two central organizations in AITUC, the IFL, and it was found that AITUC was the most representative central organizations. Thus, AITUC regained its lost grounds. So, उस टाइम पीरियड का सबसे मतलब कहते हैं कि एक अच्छा एफिलिएशन माना जाता था, एक गुड रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था. किसको? AITUC को. ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्या रहा काल जब इंडिपेंडेंस, जब ट्रेड यूनियन का जो दौर था आफ्टर, जब स्वतंत्रता आ गई 1947 के बाद, क्या दौर था? राइट. क्या देखने को मिला, क्या क्या नए नए रिफॉर्म्स थे, किस तरह से इसने वर्क किया, क्या वर्क प्रोसेस था, वो देखेंगे. राइट.
All section of people welcomed the advent of independence on 15th August 1947, but the partition of country affected adversely the trade union movement, particularly in Punjab and Bengal, among the three central trade union organizations of the time, AITUC, IFL and INTUC. The IFL was worst affected by the partition as it had a significant following in Punjab. ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी. Singh and East Bengal. When the socialist second form ceded from the Indian National Congress and formed the Socialist part of India, they started Hind Mazdoor Sabha and the Indian Federation of Labour existed then. It merged with the Hind Mazdoor Sabha. So इसमें important क्या है, जैसे लाइक आपको पूछ सकता है कि हिंद मजदूर सभा कब आया था, मतलब उसका जो ईयर था फॉर्मेशन का, ईयर कब क्या था, ये पूछ सकता है. आगे मैं बताऊंगी आपको ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद करना है आपको. जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो AIT मतलब सपोज क्वेश्चन दे दिया, लिस्ट 1 लिस्ट 2 कर दिया. लिस्ट 1 में दे दिया AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इसका फॉर्मेशन ईयर. एक तरफ लिस्ट 2 में दे दिया जाएगा फॉर्मेशन ईयर्स 1926, 1945, 1947. तो इस तरह से 1965. तो आपको बताना होगा कि इनमें से है कौन सा. उसी तरह फिर HMS का भी एक तरफ AITUC, HMS हिंद मजदूर सभा, ये भी दे दिया गया. 2 ऑप्शन और डाल दिए गए. तो उस तरह से आपको मैच करना होगा कि कौन से जो संस्था थी उसका कब फॉर्मेशन हुआ था, आपको वो मैच करना पड़ेगा. तो इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है. इंडस्ट्रियल ट्रूथ रेजोल्यूशन क्या है? Industrial Truce Resolution, we'll understand. Immediately after independence, the Industrial Truce Resolution was adopted by the tripartite Indian Labour Conference with a view to enlist the cooperation of employers and trade union to maintain industrial peace so as not to disrupt production. It also recognized the role of labor in industry. So Industrial Truce Resolution में क्या देखने को मिला कि जो एक कोऑपरेशन है ट्रेड यूनियन का, एम्प्लॉयर्स का एक दूसरे के साथ, जिससे कि अच्छा आउटपुट निकल के आए. किस रूप में कि इंडस्ट्रियल जो लेबर है उनके वेलफेयर की बात की गई, वो अच्छा काम कर सके जिससे कि अच्छा आउटपुट निकल के आए. तो वो बात किया उन्होंने, राइट. सो इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन में क्या कौन कौन इन्वॉल्व था? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, राइट. तो आप देखेंगे यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन was adopted by the tripartite Indian Labour Conference. ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? By the tripartite Indian Labour Conference. Truth resolution एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा? अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? By the tripartite Indian Labour Conference with a view to enlist the cooperation of employees. मतलब employers के साथ कोऑपरेट करने के लिए इसको बनाया गया था, and trade unions and ट्रेड यूनियंस टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. इसका जो फॉर्मेशन था ट्रूथ रिजोल्यूशन का, कि वो एम्प्लॉयर्स के साथ कोऑपरेट कर सके, प्लस जो ट्रेड यूनियन है वो मेंटेन कर पाए इंडस्ट्रियल पीस को, राइट. ताकि जो एक कहते हैं कि ग्रीवियांस वाली जो धारा थी कि शिकायतें रहती थी वर्कर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, वो ना हो, वो उसको कम किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए, इसको खत्म किया जाए, ताकि इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे और आउटपुट अच्छा निकल के आए. एज इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द रोल ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री, राइट. जो रोल है लेबर का इंडस्ट्री के अंदर उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया. किसके अंदर? इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन के अंदर. बी देखेंगे, द एरा ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द फर्स्ट 5-year प्लान commenced in the ईयर 1951. जो पहला पंचवर्षीय योजना आई, जो पहली पंचवर्षीय योजना आई, वो कब स्टार्ट की गई थी? 1951 में की गई थी. तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 to 56 चली. दूसरी आई 56 to 61 चली. तीसरी आई, जो तीसरी योजना आई, तो आप इस तरह से 5-5 साल का था, तो इस तरह से आप रिस्पेक्टिवली काउंट कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या बात बोली गई थी, क्या उसकी क्या थीम था, क्या मोटो था, दूसरी योजना का क्या मोटो था. ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, पूछ लिया जाएगा कि मतलब जो 10th प्लान था गवर्नमेंट का,
उसका क्या थीम था, क्या उसका मोटो क्या था, आपको याद होना चाहिए सारे प्लान्स। ठीक है, सारे प्लान्स याद होने चाहिए, उनके ईयर याद होने चाहिए, और क्या मोटो था उन प्लान्स का, ईयर वाइज जो प्लान थे उनका क्या, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या प्लान था, क्या मोटो था, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पहला पंचवर्षीय योजना चली वो 1951 में चली। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज 1956 to 61, gave emphasis on rapid इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। जो पहला पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पे। उस टाइम का जो दौर था, मतलब 19 जब आजादी के बाद की बात करें तो वहां पे भूखमरी बहुत ज्यादा थी। हमारे इंडिया में लोगों के पास इतना अनाज नहीं हुआ करता था कि लोग अपने पेट को पाल सके। तो क्या करते थे कि एक टाइम बनाते थे, दूसरे टाइम के लिए कोई ठिकाना नहीं कैसे खाएंगे। और अनाज की पैदावार बहुत कम थी। उसके बाद ये सारा सिलसिला जो पंचवर्षीय योजना लेके आई गई 1951 टू 1956, उसमें फोकस किया गया कि जो हमारे यहाँ अनाज की पैदावार की जो कमी हो रही है वो क्यों हो रही है। तो टेक्निक लाई गई, जो हाइब्रिड सिस्टम आया ना वो तभी आया था। कि अभी क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो देशी चीजें होती है उसका जो उपजाऊपन होता है वो कम होता है, वो कम उपजाऊ होती है। वहीं पर जब हाइब्रिड करके बनाई जाने लगी चीजें, आप देख रहे होंगे टमाटर आपको एक देसी मिलता है, एक हाइब्रिड मिलता है। हाइब्रिड क्या होता है, वो होता है देसी की तरह ही गोल गोल होता है, लेकिन उसकी साइज बड़ी होती है क्योंकि वो हाइब्रिड होता है। उसका टेस्ट मिक्स वाला होता है, ठीक है। या तो एकदम आप विलायती जो देखेंगे टमाटर, वो लंबा लंबा थोड़ा होता है लेकिन उसमें खट्टापन नहीं होता है। लेकिन जो देसी टमाटर होता है वो छोटा छोटा होता है लेकिन उसमें खट्टापन होता है, वही अच्छा होता है। हाइब्रिड आया तो क्या किया कि उसने दोनों को कॉम्बाइन कर दिया, खट्टापन भी उसमें है और वो साइज में बड़ा भी है। ठीक है, तो वो हो गया। तो हाइब्रिड से क्या होगा कि पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि वो हाइब्रिड सिस्टम लेके आया गया। ऐसे उसमें ऐसी बीज बोया गया जिससे कि ज्यादा उपजाऊ हो। जमीन तो हमारी उपजाऊ थी ही, पैदावार ज्यादा हो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो अनाज की कमी थी, जो भूखमरी थी, वो इंडिया में खत्म हुई। तो जो टारगेट था गवर्नमेंट का, पंचवर्षीय योजना जो 5 साल की योजना थी एग्रीकल्चर को लेकर के इंडिया में, वो सक्सेसफुल रही, वो सुपर सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 to 61, उस पे इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया कि कहाँ पे क्या प्लांटेशन। स्टील प्लांट की अगर बात करें तो ये सारे प्लांट्स की और नए नए टेक्निक्स की बात की गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर 1956 to 61। तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, बाकी के जो सोन है उनमें क्या क्या मोटो क्या था, आपको याद होना चाहिए। राइट, the government thus adopted the mixed economy pattern with the ultimate objective of ushering in a socialistic pattern of society. The public sector was expected to assume commanding heights. Okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है इसमें। With the emergence of a new political party, Bharatiya Jana Sangh, the Bharatiya Mazdoor Sangh was formed in Bhopal in 1955। ये आपको ईयर याद रखना है कि हिंद मजदूर सभा का क्या ईयर था, AITUC का क्या फॉर्मेशन ईयर था। अब देख रहे हैं भारतीय मजदूर संघ का क्या फॉर्मेशन ईयर था, वो था 1955। आपको ये याद रखना है। शमुक्ता सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड हिंद मजदूर पंचायत। जो समुक्ता सोशलिस्ट पार्टी थी उसने क्या फॉर्मेशन किया था, उसका फॉर्मेशन था हिंद मजदूर पंचायत को फॉर्म किया था। द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन was formed in 1969 and NFITUC was formed in 1969. The Communist Marxist Party formed in May 1970. The Center of Indian Trade Union CITU C2 का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट जो आपको मैं बता देती हूँ, AITUC इम्पोर्टेंट है, HMS हिंद मजदूर सभा संघ इम्पोर्टेंट है, आपका ये भारतीय मजदूर संघ भी इम्पोर्टेंट है, C2 इम्पोर्टेंट है, CITU इम्पोर्टेंट है। With the split in the United Trade Union Congress, another organization called the United Trade Union Congress, Lenin Serani came into existence। तो आपको इनके ईयर याद होनी चाहिए, जो आपके जितने भी फॉर्मेशन हुए थे उनके ईयर याद होनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बना के पूछता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके देता है। एक तरफ फॉर्मेशन
कि ईयर पूछेगा और एक तरफ आपको वो संघ जितने भी बनाए गए थे वो पूछा जाएगा आपसे. Later some efforts to unite the Central Trade Union Organization were met. The Indian National Trade Union Congress (INTUC), the All India formed a National Council of Central Trade Unions in May 1972. The Center of Indian Trade Unions (C2), the United Trade Union Congress (UTUC), and the Hind Mazdoor Panchayat (HMP) formed the United Council of Trade Unions. The Bharatiya Mazdoor Sangh kept itself aloof. Since the start of the era of economic planning in India, the trade unionism has experienced steady growth. The workers got support from both the society at large and the central government in particular for the organizations of workers. The result was that the unionization of workers increased significantly. Right? So ये रहा हमारा टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वो हमारा लास्ट सेशन होगा यूनिट 6 का, ट्रेड यूनियन का. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7. हम एक बार यूनिट्स को अच्छे से फोकस करके देख लेते हैं, थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं, फिर हम सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन उससे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आपका थ्योरी पार्ट, क्योंकि थ्योरी में आप अपने बेस को बनाएंगे, अपने बेस को मजबूत करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दीजिए एक बार, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. All right, so I would say thank you so much for watching me. Thank you very much.